आप पहले क्वेश्चन देखें कि द डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on electric field intensity in an n-type semiconductor bar is shown below. The mobility of electrons is given as 1000 centimeter square per volt second. Semiconductor bar is having rectangular cross section and length of 1 centimeter. When a DC voltage of 100 volt is applied across the length of the bar, then the average time taken by electrons to move from one end of the bar to the other end is T1. Now suppose a DC voltage of 100 kilovolt is applied, then the average time taken by electrons to move from one end of the bar to the other end is T2. Then the ratio T1 by T2 is, आपको एक ग्राफ भी दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जहां पर आप देखें तो 0 से लेके 10 टू दी पावर 3 तक ये लीनियर है, देन ये नॉन लीनियर हो गया एंड देन फाइनली 10 टू दी पावर 4 के बाद ये वैल्यू सैचुरेट हो गई है। अब आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कह ये रहा है कि आपके पास में एक सेमीकंडक्टर बार है, you are having a semiconductor bar. Let us suppose this is our semiconductor bar, n-type semiconductor है, ठीक। n-type semiconductor मतलब इसके पास मेनली इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज कैरियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार पर उन्होंने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। लेट अस सपोज इस वोल्टेज की वैल्यू V0 है। मैं इसलिए V0 लिख रहा हूं कि वोल्टेज को चेंज किया गया है, एक बार 100 वोल्ट लगाया गया और दूसरी बार 100 किलो वोल्ट लगाया गया। अब देखिए वोल्ट, अगर इसकी लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू L हो जाएगा क्योंकि L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। V0 वोल्टेज का मतलब होता है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 है। तो अगर मैं इस जगह का वोल्टेज 0 मान लेता हूं तो डिफरेंस इस जगह का वोल्टेज V0 आ जाएगा, V0 वोल्ट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज माइनस dB अपॉन dx। मैं क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इसलिए कि आप देखें जो ग्राफ आपको दिया है वेलोसिटी वर्सेस फील्ड का ग्राफ है, तो फील्ड के बारे में जानना पहले जरूरी है, तभी हम वेलोसिटी वगैरह की बात कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dB अपॉन dx। माइनस dB के लिए आप देखें dB y2 दैट इज 0 माइनस y1 V0 अपॉन x2 दैट इज L माइनस 0। सो यहां से ये आ जाएगा V0 बाई L। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट हम लोग यूज करेंगे इस सब्जेक्ट में वोल्ट पर सेंटीमीटर। वैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, लेकिन हम लोग यहां पर ज्यादातर जो लेंथ की यूनिट यूज करेंगे वो सेंटीमीटर यूज करेंगे, तो इसे हम वोल्ट पर सेंटीमीटर के टर्म में लेके चलेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो इस सेमीकंडक्टर बार के क्रॉस वोल्टेज पता है, इसकी लेंथ पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी बाय डिफॉल्ट हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने में जो टाइम ले रहा है वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमें लेंथ पता है, टाइम कैलकुलेट करना है। अगर वेलोसिटी पता चल जाए कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दो डिफरेंट केसेस के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है। पहले केस में जब 100 वोल्ट लगाया तब इस एंड से इस एंड तक मूव करने में कितना समय लगेगा, और जब हमने 100 किलो वोल्ट लगाया तब इस एंड से इस एंड तक मूव करने में कितना समय लगेगा। ये दोनों टाइम अगर हम कैलकुलेट कर लें, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए बेटा जरा देखिए, हमें सबसे पहले तो यही जानना है, लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर कमेंट करना बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी ऑफ
चार्ज कैरियर। मैं चार्ज कैरियर इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हैं। सो बेसिकली दे आर कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इसलिए इन्हें हम चार्ज कैरियर भी कहेंगे। इसी तरह हमारे पास सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो वो भी एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर सकते हैं, इसलिए वो भी चार्ज को कैरी कर सकते हैं, तो उन्हें भी हम चार्ज कैरियर कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल की हम बात कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही कंसर्न रहेंगे। अब सब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास दो तरह की वेलोसिटी होती है। पहली वेलोसिटी होती है कि हमने इस मटेरियल पर कोई भी फील्ड नहीं लगा रखी है, कुछ भी, कोई वोल्टेज नहीं लगा रखा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी, लेकिन ये मटेरियल किसी ना किसी टेम्परेचर पर पड़ा होगा। लेट अस सपोज ये रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में एक एनर्जी होगी, दैट इज 3/2 kT, जहां पर T टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करने का प्रयास करेंगे। तो इस एनर्जी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दें, दैट इज हाफ mv², BTH मैंने इसलिए लिखा कि टेम्परेचर के कारण वेलोसिटी है, तो इसे हम लोग नाम देंगे थर्मल वेलोसिटी। यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। तो थर्मल वेलोसिटी के केस में आप देखें तो VTH की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 3kT/m। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ये 3 × 1.38 × 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इनटू T की वैल्यू 300। रूम टेम्परेचर को हम 300 लेकर के चलेंगे। पूरी सब्जेक्ट में कहीं भी अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाएगी तो यू विल टेक इट एज 300 केल्विन। 300 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये जो वैल्यू आएगी थर्मल वेलोसिटी की, ये लगभग 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी। तो क्या ये वेलोसिटी हमारे काम की है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और हमको क्वेश्चन में यही तो पता करना है कि वेलोसिटी अगर पता चल जाए, डिस्टेंस पता है, तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मल वेलोसिटी का मतलब टेम्परेचर के कारण। अब टेम्परेचर के कारण जो भी वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअली रैंडम वेलोसिटी होती है। उसके पीछे एक कारण है, एटम्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। हमारा सेमीकंडक्टर क्या है? एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में एटम्स होंगे, तो ये एटम्स अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, इसे लैटिस वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये लैटिस वाइब्रेशन टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वाइब्रेशन बढ़ता चला जाएगा। इस वाइब्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के नियर अबाउट आया तो इस लैटिस वाइब्रेशन के कारण वो स्कैटर हो जाएगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होगा क्या कि ये सपोज मूव किया इसने टेम्परेचर के कारण, किसी एटम से कोलाइड किया, स्कैटर कर गया, फिर मूव किया, फिर कोलाइड किया, स्कैटर कर गया, फिर मूव किया, फिर स्कैटर कर गया, एंड देन फाइनली यहां पर फिर से वापस आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें तो ओवर द सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये मूव तो कर रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहा। और ये रैंडम मूवमेंट इसलिए भी है कि एटम्स हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो बार बार कोलाइड होकर के उसके मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये थर्मल वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन में मोशन तो है, लेकिन वो मोशन रैंडम है, और उस रैंडम मोशन के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के वन एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा सकता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि वो जहां है लगभग वहीं पर है। हमारे काम की ये वेलोसिटी नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो फिर कौन सी वेलोसिटी हमारे काम की होगी? चलिए सेकंड पोर्शन देखते हैं।
थर्मल वेलोसिटी यहां से आप लेकर के चलेंगे कि चाहे आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या ना करें, हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर के कारण एक वेलोसिटी होगी। हालांकि वो वेलोसिटी रैंडम होगी, इन ऑल द डायरेक्शंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ऐसी वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या होगा। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, बाकी आगे डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी आएगी पिक्चर में, उसे हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है जरा देखते हैं। अब हमने सपोज अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक, ये तो फील्ड के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करने का प्रयास करेगा। आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं भी फोर्स होगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा, दैट इज Q इंटू E। तो इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने का प्रयास करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर किसी वाइब्रेटिंग एटम के इन्फ्लुएंस में हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो फिर से स्कैटर होगा। तो इनफैक्ट होगा क्या कि सपोज ये आपके क्रिस्टल एटम्स हैं एंड ये क्रिस्टल एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसे आप एटॉमिक वाइब्रेशन या लैटिस वाइब्रेशन कहेंगे। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करने का प्रयास करेगा तो यहां पर गया, स्कैटर हुआ, लेकिन इस दौरान ये फिर से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को लेकर के एंड एक्सेलरेट होने का प्रयास करेगा। फिर एटम के इन्फ्लुएंस में आया, स्कैटर हुआ, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर स्कैटर हुआ, फिर एक्सेलरेट होगा। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस लिटिल लेंथ स्केल में एक्सेलरेट हो रहा है, देन एटम के साथ स्कैटर करके अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है एंड देन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी एक्वायर करके एक्सेलरेट होगा, देन अगेन स्कैटर होगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो आप देखेंगे कि अब अगर थर्मल और इस कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा, दोनों के इफेक्ट को देख लिया जाए। थर्मल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि स्कैटर हो रहा है और वो स्कैटरिंग इसीलिए हो रही कि एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और एटम्स का वाइब्रेशन टेम्परेचर के कारण आ रहा है। तो थर्मल और फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस को देख लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन में एक नेट डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। तो फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी पिक्चर में आ रही है वो इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दे रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर मूव कराना है तो ऑब्वियसली यही वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। इस वेलोसिटी को जो फील्ड के कारण पिक्चर में आ रही है उसे ही हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो थर्मल वेलोसिटी नहीं बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक और चीज, एक दो टर्म छोटे छोटे आएंगे वो भी देखें। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है इसे हम मीन फ्री टाइम या एवरेज कोलिजन टाइम भी कहते हैं। जनरली टाउ या टाउ सी से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मीन फ्री टाइम इज द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन फील्ड से एनर्जी लेकर के एक्सेलरेट हो रहा है, उसके बाद वो कोलाइड करके रेस्ट पर आ रहा है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी होगी उसमें जंप पाया जाएगा। ये एक्सेलरेट हुआ, देन रेस्ट पे आया, देन फिर एक्सेलरेट हुआ, देन फिर रेस्ट पे आया। तो वेलोसिटी में हमारे जंप्स पाए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरे मटेरियल में तो हमें कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी acquired by the electrons due to application of an electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्वायर्ड एवरेज वेलोसिटी को ही
हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, इसका एवरेज ले लेंगे और वो जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, यहां पर ये जो लेंथ इस ड्यूरेशन में, इस टाउ सी ड्यूरेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो लेंथ ट्रेवल कर लेता है उस लेंथ को हम लोग नाम देते हैं मीन फ्री पाथ। तो कुछ एक टर्म्स जो बार बार यूज होंगी वो यहां मैं इंट्रोड्यूस करते चलना चाहता हूं। दो कोलिजन के बीच के टाइम को हम लोग एवरेज कोलिजन टाइम कह रहे हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है उस डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ कह रहे हैं। अब आइए जरा आगे देखिए, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यूनिट टाइम में। आप देखें कि टाउ टाइम के बाद कोलिजन हो रहा, तो मैं अगर कहूं यूनिट टाइम में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी तो आप कह सकते हो 1/τc। तो 1/τc इज द मीन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको टाउ सी पता है तो आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी बात कर सकते हैं। मुझे कहीं जरूरत लगेगी इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी डिफिनीशन एग्जाम में खूब पूछी जाती है, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity acquired by electrons due to applied electric field। इसको मैथमेटिकली अगर लिखा जाए सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। बी टी एच मैंने थर्मल वेलोसिटी के लिए यूज किया, बी डी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फील्ड अगर जीरो थी तो सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी, फील्ड के पिक्चर में आते ही हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिक्चर में आ गई, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा म्यू इनटू ई। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, पूरी सब्जेक्ट में हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एक टर्म यहां पर नया इंट्रोड्यूस हुआ व्हिच इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग नाम दे रहे हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मोबिलिटी को अगर आप डिफाइन करो आईएएस में तो आप खूब देखोगे कि डायरेक्टली इस डिफिनीशन पर क्वेश्चन है। तो यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज मोबिलिटी। तो यू कैन से दैट कि मोबिलिटी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर यूनिट अप्लाइड फील्ड। अब आप देखें मोबिलिटी की वैल्यू जितना ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब कोलिजन लेस है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आपका हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि अगर वो कोलाइड कर रहा है तो अपनी वेलोसिटी को लूज कर रहा है, देन अगेन एनर्जी लेकर के एक्सेलरेट हो रहा है, देन वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब कोलिजन कम हो रहा है। तो कोलिजन कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहा है। तो यू कैन से इन अदर वर्ड्स कि मोबिलिटी इज नथिंग बट द इजीनेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम लोग लेकर के चलेंगे कि स्कैटरिंग जितनी ज्यादा होगी यानी कोलिजन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में उतनी ही डिफिकल्टी होगी, यानी उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जितना कम होगा, स्कैटरिंग जितना कम होगी, उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और वो उतनी आसानी से मूव कर सकता है। इस मोबिलिटी की यूनिट भी कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। दिस इज द यूनिट फॉर मोबिलिटी। अब यहां एक चीज देखें, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सारी कहानी ठीक है कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्मॉल रखें तो हमारे पास बी डी इज इक्वल टू म्यू ई से अगर हम फील्ड और बीडी के बीच में कर्व ड्रॉ करें, ये वीडी है एंड ये सेंटीमीटर पर सेकंड में रख लीजिए इसे, एंड ये ई है दैट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इन दोनों में अगर आप देखें
तो जो कर्व आएगा वो एक लीनियर कर्व आएगा। लेकिन ये बात सही होती है फॉर द वैल्यू ऑफ फील्ड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर फील्ड इससे ज्यादा हो जाती है तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है कि वो रैपिडली कोलाइड करने लगता है। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, रैपिड मूवमेंट होगा, रैपिड मूवमेंट होगा तो एटम के साथ कोलिजन भी रैपिड होगा। अब इलेक्ट्रॉन का अगर कोलिजन रैपिड होने लगता है तो जो कुछ भी एनर्जी उसने एक्वायर की थी फील्ड से वो एनर्जी वो लैटिस को देने का प्रयास करेगा थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लैटिस को चली जा रही है, एटम्स को चली जा रही है, तो ऑब्वियसली फिर वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने में मदद नहीं करेगी। तो इस पॉइंट के बाद लीनियर ना होकर के ये सब लीनियर हो जाता है अप टू द वैल्यू ऑफ 10⁻⁴। और 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर के बाद ये कांस्टेंट 10⁻⁷ पर आपके पास वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड हम लोगों ने थर्मल वेलोसिटी निकाली थी। अब यहां से एक बड़ा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो गई, दोनों बराबर हो गई, तो उस केस में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेगा वो सारी की सारी एनर्जी लैटिस को दे देगा। इसलिए अब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि फॉर द लोअर फील्ड ये वैल्यू लगभग 10⁻⁶ वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। तो फॉर द लोअर फील्ड तो लीनियर वेरिएशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, y = mx टाइप। और y = mx टाइप से मतलब है कि म्यू इज नथिंग बट द स्लोप। तो म्यू जो है वो इस कर्व का स्लोप आ जाएगा लीनियर रीजन का। इस स्लोप को ही हम मोबिलिटी कहेंगे। तो यहां से अगर हम मोबिलिटी लीनियर रीजन में निकालें, यही कर्व हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा उसे म्यू से डिनोट कर रहे हैं। It is 10⁻⁶ - 0 this minus this divided by 10⁻³ - 0. So it is 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको जो मोबिलिटी दी गई थी वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और ग्राफ से जो हमने स्लोप निकाला, स्लोप इज नथिंग बट द मोबिलिटी फ्रॉम दिस रिलेशन, तो वो भी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड दी गई। तो इससे एक बड़ा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो मोबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो सिर्फ लीनियर रीजन के लिए दी हुई है। सब लीनियर रीजन, या इसे हम लोग इस रीजन को सब लीनियर रीजन कहते हैं। दिस रीजन इज सब लीनियर एंड दिस रीजन इज सैचुरेशन। तो सैचुरेशन या सब लीनियर रीजन के लिए मोबिलिटी क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं है। ठीक, देखते हैं हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन जो मोबिलिटी दी हुई है वो इस कैलकुलेशन से इतना समझ में आ रहा है कि दैट इज द वैल्यू फॉर द लीनियर रीजन, जो कि हम लोगों ने ग्राफ से कैलकुलेट किया। अब एक चीज यहां पर देखिए, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो कर्व बन गया, लेकिन हो सकता है कि कभी आपसे मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कर्व की बात कर ली जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे जरा देखें। अगर हम मोबिलिटी और फील्ड के बीच में कर्व की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ये मोबिलिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, और ये हमारा म्यू है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड में है। यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखिएगा। अब आप देखें इनिशियली, दूसरा कर्व भी मैं यहां पर ड्रॉ कर ले रहा हूं, फील्ड और VD और फील्ड के बीच का कर्व। तो VD और फील्ड के बीच का कर्व कुछ ऐसे है, अप टू दिस वैल्यू 10⁻³ एंड देन दिस वैल्यू 10⁻⁴। तो जब हम 0 से 10⁻³ तक हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो उस समय BD और E के बीच में लीनियर रिलेशन है। तो इसका मतलब जो म्यू है वो हमारा कांस्टेंट है।
तो ये लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाता है। फॉर लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगर E बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी और म्यू कांस्टेंट रहेगा। तो म्यू कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज फॉर द लोअर फील्ड रीजन। अब यहां पर ये सब लीनियर हो गया, तो 10 टू दी पावर 3 से 10 टू दी पावर 4 के बीच में सब लीनियर। सब लीनियर का मतलब म्यू का वेरिएशन e टू दी पावर -1/2 के साथ होता है। एंड 10 टू दी पावर 4 के बाद आप देखिए हायर इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज कहा जाता है इसे। फॉर हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका VD सैचुरेट हो चुका है, तो VD अगर कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में म्यू डिक्रीज होगा। तो यहां से जो वेरिएशन होता है वो आपका म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये अप टू 10 टू दी पावर 4 के बाद है, ये 0 से 10 टू दी पावर 3 तक कांस्टेंट, देन सब लीनियर एंड देन आपका इनवर्सली रिलेटेड विद द फील्ड आ जाएगा। तो इस तरह से मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in silicon varies with the electric field. So initially it linearly increases, then sublinearly increases and then saturates. लेकिन ये सिलिकॉन के लिए सही है। अगर हम गैलियम आर्सेनाइड की बात करें या किसी अन्य जर्मेनियम के लिए भी सही है, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए सही है। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसे हम गैलियम आर्सेनाइड कहते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये रिलेशन सही नहीं है, वहां पर कुछ वेरिएशन आ जाता है, ऐसा कर्व नहीं बनता है। बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे हम गन इफेक्ट कहते हैं। तो गन इफेक्ट पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी गैलियम आर्सेनाइड की बात नहीं की गई है, तो हम नॉर्मल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मान करके चलेंगे और उसके लिए हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है। तो हमारे क्वेश्चन पर अगर हम लोग वापस चलें तो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है और उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक वोल्टेज लगाया है एंड दैट वोल्टेज इज 100 वोल्ट अक्रॉस। देखें पहले केस में हम लोगों ने जो वोल्टेज लगाया है इस मटेरियल पर, दैट वोल्टेज इज 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट के केस में जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को वो T1 टाइम लग रहा है। सो वी आर वांटिंग टू कैलकुलेट T1 टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आइए जरा देखते हैं, हमारा वोल्टेज अप्लाइड कितना है 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी। अभी आपने पीछे देखा था कि शुरू में हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड V0/L। L कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 100 वोल्ट एंड 1 सेंटीमीटर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब जरा ग्राफ में देखें 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर कहां पर आएगा, ये 1000 है, तो 100 विल बी समवेयर हियर। तो ये हमारा 100 हो गया, तो इस जगह पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मोबिलिटी पीछे इसी ग्राफ के लिए कैलकुलेट की, लीनियर रीजन में कितनी आई हमारे पास 1000, वही स्लोप है। तो अगर उस रिलेशन को यूज करें तो BD इज इक्वल टू 1000 इंटू E, और E हमारे पास है 100, सो 1000 इंटू 100। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर इस फील्ड के लिए आपको वेलोसिटी पता चल गई तो टाइम आप निकाल सकते हैं, दैट इज T1 टाइम। T1 इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अच्छा हाँ, देखें थर्मल वेलोसिटी नहीं यूज करना, क्यों? क्योंकि थर्मल में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर आ सके, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट हो, और नेट डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। तो L/VD, L इज 1 सेंटीमीटर एंड VD इज 10 टू दी पावर 5
सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहां से t1 टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 सेकेंड। पहले केस में जब हम 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो समय लग रहा है उस समय को हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 10⁻⁻5 सेकेंड। अब दूसरे केस में हमसे यह कहा जा रहा है कि हमने वोल्टेज चेंज कर दिया। अब हमें जो वोल्टेज की वैल्यू दी गई वो 100 किलो वोल्ट दी गई। तो 100 किलो वोल्ट का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप कैलकुलेट करें तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू 100 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर इसी मटेरियल के लिए। सो E की वैल्यू आ जाएगी 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब कई लोगों से एक गलती हो सकती है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, वैसे तो मैंने यहाँ एनडीटी टाइप लिया है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑप्शन भी रखेगा। लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उठाएंगे, मोबिलिटी 1000 पीछे कैलकुलेट की या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 10⁵ एंड 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसके हिसाब से टाइम निकाल लेंगे। क्या ये सही है? नहीं। पहले आप देखें, दिस इज रॉन्ग। Why this is wrong? उसके पीछे एक कारण है। पहले आप कर्व को देखें। इस कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी कैलकुलेट हुई है उसको लोकेट करें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया दैट इज 10⁵, यानी समवेयर हियर। और 10⁵ के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेट हो चुकी है एंड दैट सैचुरेटेड वैल्यू इज 10⁻⁷, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन के पास ये वेलोसिटी 10⁸ जो आपने कैलकुलेट की ये संभव ही नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन के पास आ रही है वो 10⁷ है। तो फॉर दिस अप्लाइड फील्ड योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है कि जब आपने 100 किलो वोल्ट अप्लाई किया उस समय टाइम कितना है, यह बात अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखें। T2 कैलकुलेशन के लिए T2 इज इक्वल टू वेलोसिटी हमने अब इस केस में कितनी ले लिया, इस केस में हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 10⁷, तो L अपॉन 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। L उतना ही है 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस विल बिकम 10⁻⁻7। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज T1/T2। बड़ी आसानी से आप T1/T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T1/T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। T1 is 10⁻⁵ and T2 is 10⁻⁷, so this will be 100. So answer for this question is 100। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली दे दी जाएगी या मोबिलिटी दे दी जाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी, और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग टाइम या कुछ भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल कंसेप्ट यही रहेगा। ये सिलिकॉन के लिए तो हमारा सारा डिस्कशन सही था। मैंने कहीं एक जगह जिक्र किया कि अगर ये गैलियम आर्सेनाइड होता तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहती या कोई चेंजेस आते। तो मैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, लेकिन एक रिलेटेड कंसेप्ट इस पर डिस्कस करना बाकी रह गया है। तो यहीं पर पेज हटाने की बजाय मैं इसी जगह पर डिस्कस कर लूं, बेहतर रहेगा। तो आइए जरा देखते हैं। We are wanting to discuss drift velocity and electric field relationship for the gallium arsenide। गैलियम आर्सेनाइड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। देखें बेटा, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से m × a,
एंड अगर फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं, कई बार स्मॉल e से भी डिनोट किया जाता है, तो इस हिसाब से जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो QE/m है, जहां पर m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये रिलेशन हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम इलेक्ट्रॉन को फ्री पार्टिकल मान रहे हैं, जहां पर वो फ्रीली मूव कर सकता है, जबकि ड्यूरिंग द डिस्कशन आपने देखा कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री पार्टिकल की तरह नहीं है, बल्कि वो लैटिस से स्कैटर कर रहा, देन फिर मूव कर रहा, फिर स्कैटर कर रहा, फिर मूव कर रहा। तो हमने इस इक्वेशन में कहीं भी लैटिस स्कैटरिंग को इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर लैटिस स्कैटरिंग को इंक्लूड करना है तो हम ये जो मास है ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना लेकर के, बल्कि जो मास हम लोग यूज करेंगे वो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ मास देन द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने कंसीडर किया तो आप लैटिस स्कैटरिंग को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं, और अगर लैटिस स्कैटरिंग को इंक्लूड कर लिया तो अब हम इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री पार्टिकल मान करके इन इक्वेशंस को यूजली यूज कर सकते हैं। इसे इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, ये जो तमाम सारी इक्वेशंस फिजिक्स की हमारी होती हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इफ यू आर वांटिंग टू यूज इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, then you need to take effective mass of electron. Effective mass of electron will include the lattice interaction of electron. तो इलेक्ट्रॉन का जो लैटिस के साथ इंटरेक्शन हो रहा उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो अब यहां से आगे हम जो मास की बात करेंगे वो रेस्ट मास ना होकर के इलेक्ट्रॉन के लिए mn स्टार से डिनोट करेंगे, जिसे हम लोग नाम देंगे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से होल के लिए mp स्टार, p फॉर n फॉर नेगेटिव एंड p फॉर पॉजिटिव। सो mp स्टार ये होल के इफेक्टिव मास की बात करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सब्जेक्ट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लैटिस के साथ इंटरेक्शन भी हमें देखना है, तो इसलिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा। ऑब्वियसली जो रेस्ट मास है उसे कई बार मैं m नॉट से डिनोट करूंगा। m नॉट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। mn स्टार और m नॉट ये इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट हैं। अब ये mn स्टार जो है इफेक्टिव मास ये है क्या, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये कहा कि अगर हम इफेक्टिव मास को इंक्लूड कर ले रहे हैं तो अब ये जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की इक्वेशंस हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम अगर फोर्स के लिए mn स्टार a लिखें तो अब Q इंटू E के साथ इसको इक्वेट किया जा सकता है। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर। तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी, कई बार मैं स्मॉल e से डिनोट करता हूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, लेकिन यहां Q लेके चलेंगे तो QE अपॉन mn स्टार। ठीक, A इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता है dB अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। QE अपॉन mn स्टार। ठीक, यहां पर मैं मान रहा हूं कि E, Q, mn स्टार ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं। तो जो dB होगा इसे आप लिख सकते हो QE अपॉन mn स्टार इंटू dt। ठीक, ये 0 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, स्कैटर किया, ऐसे मूव किया, स्कैटर किया, तो 0 से टाउ सी टाइम में ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर कर रहा, तो टाइम जो होगा वो टाउ सी होगा, एवरेज कोलिजन टाइम। जितनी देर के लिए फ्री है उतनी ही देर में एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब अगर आप यहां से BD कैलकुलेट करना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD इज इक्वल टू QE अपॉन mn स्टार। ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t होगा, t को आप वैल्यू पुट करोगे टाउ सी माइनस 0, सो इट इज टाउ सी। दिस कैन बी रिटन एज BD इज इक्वल टू Q टाउ सी अपॉन mn स्टार इंटू E। इसको कई तरह से डेराइव किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप यूज कर सकते हो कि फोर्स के द्वारा अप्लाइड मोमेंटम कितना मिला और स्कैटर होने के बाद
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके भी इसे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये मुझे सिंपलेस्ट मेथड लगा मैथमेटिक्स का यूज करके, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहां से जो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, बी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, म्यू इंटू ई। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मोबिलिटी विल बी इक्वल टू क्यू टाउ सी अपॉन एम एन स्टार। दिस इज द रिलेशन फॉर मोबिलिटी। Q charge of electron, Mn star is effective mass of the electron, and tau c is the average collision time या mean free time of the electron. That is the time between the two collisions. लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये मान करके चलते हैं कि टाउ सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए टाउ सी की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। एंड मोस्टली पूरी सब्जेक्ट में हम लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही डिवाइसेस को ऑपरेट करेंगे, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। आइए जरा आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए जरा, हमने कुछ डिस्कस करना स्टार्ट किया था इफेक्टिव मास का कंसेप्ट। तो जरा इफेक्टिव मास क्या है उसको पहले देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेट एम है कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बिहेवियर देखना चाहते हैं एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसे हम लोगों ने नाम दिया है गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड में देखने से पहले हमें इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिस्कशन करना है। इफेक्टिव मास, खूब क्वेश्चन आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास से पूछे जाते हैं, उन सबको भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। हम लोगों के पास जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, हम मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, 1/2 mn स्टार। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए लैटिस के साथ इंटरेक्शन भी होगा, तो जो मास लेंगे वो mn स्टार लेंगे, इफेक्टिव मास mn स्टार इंटू वी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 p स्क्वायर बाई mn स्टार, क्योंकि p क्या है, मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज m इंटू बी, तो वो वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि p इज इक्वल टू h बार इंटू के, क्लास की बिगनिंग में हमने आपको बताया था। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 h बार स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन mn स्टार। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको k के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, de अपॉन dk, de अपॉन dk। सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू h बार स्क्वायर इंटू 2k अपॉन mn स्टार। ठीक, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से de अपॉन dk की वैल्यू आ जाएगी h बार स्क्वायर k अपॉन mn स्टार। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी d2e अपॉन dk2। दिस इज इक्वल टू h बार स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, अपॉन mn स्टार। सो यहां से mn स्टार की वैल्यू आएगी h बार स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk2। अगर एनर्जी और k के बीच में कोई रिलेशन हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप बताएगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी कहीं ना स्लोप का डेरिवेशन करेंगे वो मिल जाएगा। तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो d2e अपॉन dk2 हमें दे देगा। अब हमें चाहिए E और K के बीच का कर्व, तभी हम इफेक्टिव मास पर कमेंट कर सकते हैं। जरा यहां से देखिए, ये 1/2 कांस्टेंट, h बार कांस्टेंट, लेट अस सपोज अगर मास भी कांस्टेंट है तो ये E और K के बीच में रिलेशन कितना कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है इट इज अ पैराबोला। तो अगर इन दोनों में हम एक कर्व ड्रॉ करें E और K में, तो वो कर्व कुछ ऐसा आएगा। ये K है और ये एनर्जी है, तो कर्व आएगा लाइक दिस। ठीक, दिस इज नोन एज EK डायग्राम, एनर्जी वर्सेस K डायग्राम। K और मोमेंटम इंटर रिलेटेड हैं,
तो इसे एनर्जी वर्सेस मोमेंटम डायग्राम भी कह सकते हैं। अब ये जो ईके डायग्राम है ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मटेरियल में एटम या लैटिस वाइब्रेशन के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन डिफरेंट होगा और उस इंटरेक्शन को कंसीडर करके ही ये बनाया जाता है। बेसिकली अगर आप डिटेल में जब कभी मुझसे पढ़ोगे रेगुलर क्लासेस में तो वहां पर मैं ये दिखाऊंगा कि ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है और सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को ही क्वांटम स्टेट्स या एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। तो ये छोटी छोटी एनर्जी स्टेट्स को मिला करके बना होता है, उन्हीं को जब हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो एक पैराबोला बन जाता है। तो एनर्जी वर्सेस के डायग्राम बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हालांकि इस छोटे से कोर्स में अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए जरूरत भी नहीं है। आप मानिएगा कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली एंड इट इज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू के। तो इसे के स्पेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है। अब आइए यहां से एक बड़ा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जितना सैलो हमारा पैराबोला होगा d2e/dk2 की वैल्यू उतनी ही कम होगी और जितना शार्प या नैरो पैराबोला होगा d2e/dk2 की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसको मोबिलिटी के साथ अगर रिलेट करो तो मोबिलिटी इज इक्वल टू q टाउ c अपॉन mn स्टार। mn स्टार की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो मोबिलिटी की वैल्यू कम होगी। यानी अगर हमारा पैराबोला शार्प हुआ तो पैराबोला शार्प होने का मतलब है ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ये वैल्यू कम होगी और अगर ये वैल्यू कम होगी तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि यदि ई के डायग्राम में शार्पर वैल्यू है तो शार्पर वैल्यू के लिए मोबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी जबकि सैलो वैल्यू के लिए मोबिलिटी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि सैलो के लिए d2e/dk2 की वैल्यू कम होगी, mn की वैल्यू ज्यादा होगी। mn की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है मोबिलिटी की वैल्यू कम होगी। अब अगर आपने इतनी इंफॉर्मेशन सीख ली है तो अब मैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए आपसे बात कर सकता हूं और आपको बहुत अच्छे से वो बात समझ में भी आएगी। हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ईके डायग्राम, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम या एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर डायग्राम के बेसिस पर। तो जरा देखिए, दो मैं एनर्जी डायग्राम्स बना रहा हूं, एक एनर्जी ईके डायग्राम फॉर सिलिकॉन। पहला ईके डायग्राम जो मैं बनाना चाह रहा हूं वो सिलिकॉन के लिए बनाना चाह रहा हूं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसे ही डिस्कस किया। तो सिलिकॉन में ये हमारा एनर्जी एक्सिस हो जाएगा एंड दिस वन इज के एक्सिस। ठीक, तो यहां अगर आप ईके डायग्राम बनाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि कुछ ऐसा होगा। इसको ये के है, तो जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो यू विल गेट कि मिनिमम ऑफ वैलेंस बैंड दिस, ये वैलेंस बैंड है हमारा। बैलेंस बैंड वगैरह का कंसेप्ट मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया है, जो यूट्यूब पर पढ़ा है, जाकर के देख लीजिएगा। मिनिमा ऑफ बैलेंस बैंड विच इज डिनोटेड एज ईबी। ठीक, ये किसी वेक्टर k1 के लिए, वेव वेक्टर की वैल्यू k1 एंड मैक्सिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, ये कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ जब देखेंगे तो ये जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी ये इसके ऊपर होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा तो जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट मिलेगी उसमें जाएगा। सो इसे कंडक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड को ईबी से एंड मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड को ईसी से डिनोट करते हैं। तो ये ईसी की मिनिमा K2 की वैल्यू के लिए है। आप यहां देखें कि वैलेंस बैंड की मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड की मिनिमा
दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम वेक्टर के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कहते हैं, जहां पर बैलेंस बैंड की मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड की मिनिमा दो डिफरेंट वेव वेक्टर के लिए एग्जिस्ट कर रही हूं। ठीक, यहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड को मूव करना चाहे या वाइस वर्सा, तो उसमें दो चीजों की जरूरत है। पहला तो उसे अपना मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, K2 से K1, ठीक, यानी P2 से P1 मोमेंटम की बात करें, एंड देन एनर्जी चेंज की जरूरत पड़ेगी। अब मैं अगर क्वांटम फिजिक्स से आपको एक्सप्लेन करूं, यहां पर आप सिर्फ उस रिजल्ट को ले लीजिए, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए फिर मैं कहूंगा कि रेगुलर कोर्स में ही संभव है। अगर आपको एनर्जी चेंज की जरूरत है तो फोटॉन के साथ इंटरेक्शन कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में सफिशिएंट चेंज फोटॉन्स ला सकते हैं, लेकिन अगर मोमेंटम में चेंज की जरूरत है तो लैटिस वाइब्रेशन का क्रूशियल रोल होता है। तो बेसिकली मैं यहां यह कह सकता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में या कंडक्शन से बैलेंस में जा रहा है तो दो तरह के इंटरेक्शन की जरूरत है। पहला लैटिस वाइब्रेशन के साथ ताकि मोमेंटम चेंज हो सके, और दूसरा फोनान के साथ ताकि उसकी एनर्जी चेंज हो सके। सो बेसिकली टू काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। इस तरह के मटेरियल को हम इनडायरेक्ट बैंड गैप कहते हैं, क्योंकि इनका जो बैंड डायग्राम है उसमें आप देखें तो डायरेक्टली के की वैल्यू नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वैल्यूज के लिए मिनिमा एंड मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, इसके एग्जांपल हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ में खूब यूज होने वाले सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये सेमीकंडक्टर्स, ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर्स। अब हम ई के डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं, ई के डायग्राम फॉर गैलियम आर्सेनाइड। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। यहां पर जब ई के डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये के एक्सिस, ठीक, ये हमारी एनर्जी एक्सिस, दिस इज आवर एनर्जी। तो जो वैलेंस बैंड की मिनिमा है वो कुछ ऐसी, दिस इज द मिनिमा ऑफ द मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट है, ये के नॉट पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेट अस सपोज। अब अगर आप यहां देखें तो जो कंडक्शन बैंड की मिनिमा है वो यहां है, एंड देन इससे सर्टेन डिस्टेंस पर एक और वैली है, इसे सैटेलाइट वैली कहते हैं। तो अगर ये देखें दिस, तो दिस यहां पर बैंड गैप हमारा क्या था, ये था बैंड गैप Eg, और यहां पर बैंड गैप है दिस वन Eg। ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम वेक्टर के लिए मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कहते हैं। अब यहां देखो ट्रांजिशन इजी है, सिर्फ चेंज इन एनर्जी चाहिए, मोमेंटम में चेंज की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली लैटिस वाइब्रेशन के साथ लेस इंटरेक्शन या नेग्लिजिबल इंटरेक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो उसका फोटॉन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या तो फोटॉन रिलीज हो रहा है या फोटॉन एक्सेप्ट होगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहां से समझ में आ रहा है कि सिर्फ चेंज इन एनर्जी चाहिए, और हमने कहा कि चेंज इन एनर्जी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंटरेक्शन है वो फोटॉन है। तो बेसिकली यहां पर लैटिस वाइब्रेशन का क्रूशियल रोल नहीं है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में, बाकी चीजों में है इस डायग्राम में या मूवमेंट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में ट्रांजिशन के लिए या बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन के लिए कोई रोल नहीं है हमारे लैटिस वाइब्रेशन का। चलिए खैर, अब सपोज हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं। अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एनर्जी एक्वायर करेंगे। एनर्जी एक्वायर करेंगे तो अभी हम लोगों ने लिखा था
कि E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ले रहा है, एनर्जी बढ़ रही है उसकी, तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ेगा तो इस वैली और इस वैली के बीच में सिर्फ 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर ले कि इस वैली में पहुंच जाए फॉर द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होगी, हमारा इलेक्ट्रॉन इसी वैल्यू में रहेगा। लेकिन हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इतनी एनर्जी एक्वायर कर सकता है, उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन इस वैल्यू से इस वैल्यू में पहुंच जा रहा है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को नाम दे देते हैं। इस वैल्यू को हम लोग नाम दे रहे हैं वैली 1 और इस वैल्यू को नाम दे रहे हैं वैली 2। ठीक, आप एक चीज देखिए, मुझसे चाहे उतना ठीक ड्रा ना हुआ हो फिर भी मान के चलिएगा, वैली 1 शार्प है, शार्पर वैली है, एंड वैली 2 जो है हमारी ये शैलो है। ठीक, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वैली शार्प होगी तो d2e अपॉन dk2 की वैल्यू ज्यादा होगी। ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो mn स्टार की वैल्यू, पहली वैल्यू के लिए mn1 स्टार मान लें, तो इसकी वैल्यू कम होगी, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो मोबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वैली 1 में मोबिलिटी हायर होगी, जबकि वैली 2 सैलो है, तो अगर सैलो है तो d2e अपॉन dk2 की वैल्यू कम होगी। इसकी वैल्यू कम होने का मतलब mn2 स्टार की वैल्यू ज्यादा होगी, और ये वैल्यू ज्यादा होने का मतलब वैली 2 में मोबिलिटी कम होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन वैली 1 में था तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा थी, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन वैली 2 में चला गया तो उसकी मोबिलिटी कम हो गई। अब अगर मोबिलिटी कम हुई तो उसका क्या असर पड़ेगा, जरा वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायग्राम देखिए। अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए वेलोसिटी और फील्ड के बीच में डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। वेलोसिटी एंड फील्ड के बीच का डायग्राम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इनिशियली लोअर फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1 में है, एंड Vd is directly proportional to E. Vd is equal to directly proportional E, यानी Y is equal to mx। लेकिन सपोज इस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारे पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर कर ली है कि वो वैल्यू 2 में ट्रांसफर हो गया। अब अगर वो वैल्यू 2 में ट्रांसफर हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम हो जाएगी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर रहे हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस होगी एंड देन फाइनली जाकर के सैचुरेट होगी। जबकि हम लोगों ने जब सिलिकॉन के लिए देखा था तो ऐसा कर्व नहीं था। सिलिकॉन के लिए हमने क्या कर्व बनाया था, सिलिकॉन के लिए सिंपली कर्व कुछ इस तरह से था। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिलिकॉन के लिए जो कर्व था वो ऐसा था कि लीनियरली इंक्रीज, देन सब लीनियरली एंड देन सैचुरेट। लेकिन यहां देखें, पहले लीनियरली इंक्रीज करके पीक वैल्यू तक पहुंचा, देन डिक्रीज हो रहा। ये रीजन जो है निगेटिव मोबिलिटी रीजन या निगेटिव डिफरेंशियल रीजन भी कहा जाता है, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि मोबिलिटी डिक्रीज हो रही तो आगे देखोगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, एंड उसके हिसाब से आप रेजिस्टिविटी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी रेजिस्टिविटी या सॉरी, अभी रेजिस्टिविटी की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ मोबिलिटी की बात करते हैं। तो यहां पर मोबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है एंड देन सैचुरेट हो रही है। ये क्यों हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1 से वैल्यू 2 में ट्रांसफर हो रहा, और वैल्यू 1 में जो इफेक्टिव मास है वैल्यू 2 के इफेक्टिव मास से डिफरेंट है, हेंस मोबिलिटी डिफरेंट है। तो अब यहां से एक बड़ा कंक्लूजन कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत कॉशियस रहना है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है
तो वो सिलिकॉन के लिए कर रहा या गैलियम आर्सेनाइड के लिए कर रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। सिलिकॉन के लिए आपका आंसर होगा लीनियरली इंक्रीज फॉर लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन सब लीनियरली एंड देन सैचुरेटेड। जबकि गैलियम आर्सेनाइड के लिए आपका आंसर होगा कि लीनियरली इंक्रीज, इट रीचेज अप टू अ पीक वैल्यू, देन इट डिक्रीजेस एंड देन इट सैचुरेट्स। सो इसे हम जो ये फिनोमिना है जहां पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1 से वैल्यू 2 में ट्रांसफर हो रहा, उसे गन इफेक्ट कहते हैं। और इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस भी बनती है जिसे गन डायोड कहा जाता है, लेकिन गन डायोड एक माइक्रोवेव डिवाइस है जो हमारे इस टॉपिक का डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इनके इंटर रिलेशन और इफेक्टिव मास, इन सारे कंसेप्ट्स को इंक्लूड कर लिया। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर का गेट और आईएएस के क्वेश्चन उठा करके और इन सारे कंसेप्ट से जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किए रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को सॉल्व करिए। यहां कुछ एक और छोटी चीज आप देखें कि अगर आप ये ई के डायग्राम देखें तो ये कंडक्शन बैंड का पैराबोला और ये वैलेंस बैंड का पैराबोला, तो ऑब्वियसली इनकी स्लोप्स डिफरेंट होंगी। अब वैलेंस बैंड में हम होल की बात करते हैं तो ये जो है हमें इफेक्टिव मास ऑफ होल देगा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इफेक्टिव मास ऑफ होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, एंड इफ इफेक्टिव मास इज डिफरेंट देन मोबिलिटी इज डिफरेंट। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल कैन नॉट बी सेम। ये मैथमेटिकली इस कर्व से देख सकते हैं। अब अगर आप वैल्यूज इनकी देखें तो हमेशा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल। तो आप अगर इसको मैथमेटिकली भी देखना चाहते हैं तो मैं वो वैल्यूज लिख दे रहा हूं, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल। डायरेक्टली कई बार इस पर क्वेश्चन बन जाता है, सो यू विल कीप इन माइंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एन नेगेटिव चार्ज के लिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, दैट इज म्यू पी फॉर होल्स एंड म्यू एन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। म्यू एन की वैल्यू आप देखें तो लगभग ये सिलिकॉन के लिए अगर मैं इसकी बात करूं तो सिलिकॉन में इसकी वैल्यू होती है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और म्यूपी की बात करूं तो 400 समथिंग के आसपास आती है, आप अप्रॉक्सीमेटली 500 मान सकते हैं। ये टिपिकल वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट नहीं होती हैं, ठीक इस रेंज में। सो ये म्यूपी की वैल्यू होती है। तो यहां से ये भी एक बड़ा कंक्लूजन निकाल, दीज वैल्यूज आर फॉर सिलिकॉन, और सिलिकॉन ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो मैं उसी पर डिस्कस करना चाहता हूं। तो सिलिकॉन में जो वैल्यू है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 1300 के पास है, और मोबिलिटी ऑफ होल वो लगभग 500 के आसपास है। इसी तरह से अगर गैलियम आर्सेनाइड की बात करूं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने काफी डिस्कस किया उसे भी, तो म्यू एन अप्रॉक्सीमेटली 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड आ जाता है, एंड म्यू पी लगभग 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड आ जाता है। तो ये कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, मैं कहूंगा कि ध्यान रखना, ये वैल्यूज अगर ध्यान रहेंगी तो ये कंक्लूजन विड्रॉ करने में इजी रहेगा। और अगर मोबिलिटी आपकी ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन की तो उससे आप ये भी कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि इफेक्टिव मास में क्या रिलेशन होगा होल और इलेक्ट्रॉन के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज रिलेटेड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी।